हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इससे पहले के लेक्चर में हमने पूर्व मध्यकालीन भारत प्री मिडाइवल इंडिया के बारे में चर्चा की थी। एक इंट्रोडक्शन था वो प्री मिडाइवल इंडिया के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पूर्व मध्यकालीन भारत प्री मिडाइवल इंडिया या इसे अर्ली मिडाइवल इंडिया भी कहीं कहीं लिखा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी डायनेस्टीज है, जितने भी राजवंश है, उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रमबद्ध रूप से सारी डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे। आज ही के लेक्चर में सारी डायनेस्टीज नहीं पढ़ने वाले दोस्तों। धीरे धीरे ये सभी वंश खत्म होंगे और इसी के साथ में प्राचीन भारतीय इतिहास भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालिए पूर्व मध्यकालीन भारत और ये पूरा चार्ट बना लीजिए एज इट इज़, जैसा व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ है एज इट इज़ अपनी कॉपी पर बना लीजिए। पूर्व मध्यकालीन भारत, यदि कालखंड की बात की जाए तो इससे पहले के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। 800 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी तक के समय को पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत रखा गया है, प्री मिडाइवल इंडिया के अंतर्गत रखा गया है। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के अंतर्गत जितनी भी राजवंशों की उत्पत्ति हुई, जितने भी राजवंश आए हैं दोस्तों, इन्हें हम पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत रखते हैं, इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। कई बुक्स में दोस्तों यहाँ पर 800 ईस्वी की जगह पे 750 ईस्वी दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब तक आपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में जो काल विभाजन, कालखंडों का विभाजन है, वह सबसे बड़ी समस्या रही है। कई पुस्तकों में अलग अलग कालखंड मिलते हैं हर वंश के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक लगभग वाला एरा आप याद रखेंगे। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जिस भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी समय दिया है आप उसे ही मान्य करेंगे, उसे ही नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी डायनेस्टी हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंतर्गत भी जो शासक आएंगे दोस्तों, उनके शासनकाल का समय मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं तो वही शासनकाल का समय आप लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। एक बार चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। पूर्व मध्यकालीन भारत समय है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इसे दो भागों में विभाजित करते हुए हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, दो भागों में हमने यहाँ पर विभाजित कर दिया है। उत्तर भारत के राजवंशों को भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे, राजपूत राजवंश और सीमावर्ती राजवंश। राजपूत राजवंश के अंतर्गत आने वाले वंश कौन कौन से हैं? तो गुज्जर प्रतिहार वंश हुआ, गढ़वाल वंश हुआ, चौहान वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, मालवा का परमार वंश हो गया, जेजाग भुक्ति अर्थात खजुराहो का चंदेल वंश हो गया, त्रिपुरी का कलचुरी या फिर त्रिपुरी का चेदी वंश हो गया। कलचुरी वंश को ही चेदी वंश कहा गया है। सीमावर्ती राजवंश के अंतर्गत हम पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत के राजवंश की ओर आ जाइए। साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज है उसके अंतर्गत हम कौन से वंश पढ़ेंगे? पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत तो राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी और चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत के राजवंशों से, नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 647 ईस्वी 647 ईस्वी में वर्धन वंश के शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत के क्षेत्र में एक केंद्रीकृत शासन जो जमाया था हर्षवर्धन ने, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। एक केंद्रीकृत शासन के अभाव के कारण उत्तर भारत के क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होना शुरू हो गया था, ठीक है। छोटी छोटी डायनेस्टी फिर से उत्पन्न हो गई थी। हमने देखा ही है, हमने जब भी प्राचीन भारत पढ़ा है, डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है। एक शक्तिशाली वंश का यदि पतन हो जाता है, एक शक्तिशाली वंश खत्म हो जाता है, तो उस क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होने लगता है। अराजकता का माहौल आ जाता है, क्षेत्रीयता बढ़ जाती है, सामंतीकरण उस क्षेत्र का होने लग जाता है। तो यही स्थिति हुई थी 647 ईस्वी में, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन एक शक्तिशाली शासक थे, वर्धन वंश के, पुष्यभूति वंश भी जिसे कहा जाता है। अब जो डायनेस्टी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में इस क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में जो डायनेस्टीज उत्पन्न होती है, मैक्सिमम डायनेस्टीज, मैक्सिमम राजवंश, अधिकतर राजवंश राजपूत राजवंश के होते हैं।
ठीक है। कुछ राजवंश सीमावर्ती राजवंश भी है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अधिकतर राजवंश राजपूत राजवंश ही उत्पन्न होते हैं इन क्षेत्रों में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में। ठीक है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो राजवंश स्थापित हुए थे उनमें राजपूत राजवंश और सीमावर्ती राजवंश थे। हम सबसे पहले राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश के अंतर्गत आने वाले जितने भी वंशों के बारे में पढ़ेंगे, इन वंशों को सिलेबस में राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय को राजपूत काल भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब राजपूत काल हेडिंग डाल लेंगे आप। क्रमबद्ध रूप से हम वंशों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारे ही राजवंश नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आपको भी इजी लगे नोट डाउन करने में और समझने में, और याद करने का समय भी मिल जाए आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। राजपूत, राजपूत का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजपुत्र। ये कहाँ से ये शब्द आया है? ये शब्द आया है राजपुत्र से। राजपुत्र ही आगे जाकर राजपूत हुआ। ठीक है, अभी राजपूत क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में तो ये एक जाति के रूप में जाना जाता है। राजपूत क्या है? एक जाति है। लेकिन इस समय पर जब राजपूत राजवंश हुआ करते थे दोस्तों, उस समय राजपूत राज परिवार के सदस्यों को कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था? राज परिवार के सदस्यों को कहा जाता था। राज परिवार के सदस्यों को। आई होप ये शब्द समझ में आ गया होगा आपको। राजपूत कहाँ से उत्पत्ति हुई है? राजपुत्र इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। राजपुत्र शब्द था ये, आगे चलकर ये क्या हो जाता है? राजपूत हो जाता है। राजपूत वर्तमान में एक जाति के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस समय पर जब राजपूत राजवंश आया करते थे, उस समय पर राजघरानों या राज परिवार के सदस्यों को राजपूत कहा जाता था। दोस्तों इतिहास में राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति को लेकर कई मत दिए गए हैं। उत्पत्ति के बारे में कई मत प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने, जितने भी इतिहासकार हुए दोस्तों, उन्होंने अलग अलग इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। उन मतों को डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्पत्ति के बारे में क्या क्या मत दिए गए हैं? तो दोस्तों कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये भारत की ही संतान है, अर्थात भारत में ही उत्पन्न हुई एक जाति है, या फिर भारत के ही लोग हैं, ये भारत की संतान बताएं कुछ इतिहासकारों ने। ठीक है, ये पॉइंट हमने इससे पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर भी समझ लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए दोस्तों। कुछ इतिहासकारों ने भारत की संतान बताया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है दोस्तों कि ये विदेशियों की संतान है। ठीक है, भारत से बाहर की जो जातियां हैं उन लोगों की संतानें हैं, की संतान है। और कुछ भ्रांतियां ऐसी फैली हुई है, या कुछ लोगों ने ये तक कहा है दोस्तों कि इनकी उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, क्या कहा है? अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यदि धार्मिक रूप से बातें देखी जाए या धार्मिक ग्रंथ देखे जाए, तो वहां पर राजपूत वंश के लोगों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है, धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। आधार तो दोस्तों क्या क्या देखा हमने देखा राजपूत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो राजपुत्र इस शब्द से हुई है इनकी उत्पत्ति। राजपूत राजवंश के सदस्यों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत दिए हैं सारे इतिहासकारों ने। कोई कहता है ये भारत की संतान है, कोई कहता है विदेशियों से आए हुए वंशों की संतान है ये, और कई धार्मिक पुस्तकों में कहा गया है, बताया गया है कि राजपूत राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। विदेशियों की संतान तो कौन कौन इतिहासकार हुए, नाम याद रखेंगे दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है।
तो ईश्वरी प्रसाद एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इसे विदेशियों की संतान बताया है। काफ़ी फेमस इतिहासकार हैं ईश्वरी प्रसाद। और एक है भंडारकर, तो दोनों के नाम याद रखेंगे। ये दोनों ही इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूत वंश के शासकों को क्या बताया है, विदेशियों की संतान बताया है, इनके राजवंश को, इनकी डायनेस्टीज को। भारत की संतान कहने वाले तो पहले के लेक्चर में हमने बताया था, चंद्रबरदाई एक हुए थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इन्होंने भारत की संतान बताया है राजपूतों को चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है। और इतिहासकार तो एक इतिहासकार हुए ओझा, और एक इतिहासकार हुए मिस्टर वैद्य। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, ये इतिहासकार हैं, इनके अकॉर्डिंग राजपूत राजवंश के जितने भी लोग थे वे क्या हैं, भारत की संतान हैं। ठीक है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में भी इस बात का वर्णन किया है, इंपॉर्टेंट है। कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि राजपूत राजवंश अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ है। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। आइए सबसे पहले अब हम राजपूत राजवंश के अंतर्गत आने वाली डायनेस्टी, आने वाले वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो हेडिंग डालेंगे आप गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश, इन्हें अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ना। कई धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है कि प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, तो अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक का नाम लिखेंगे, फाउंडर का नाम लिखेंगे दोस्तों। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिवंश। क्या नाम था दोस्तों? हरिवंश नाम था, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। शासक का नाम, फाउंडर का नाम था, संस्थापक का नाम था हरिवंश। लेकिन दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के एक्चुअल संस्थापक, वास्तविक संस्थापक के नाम पर, वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है। तो नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, एक्चुअल संस्थापक माना जाता है। केवल संस्थापक पूछते हैं, केवल फाउंडर पूछते हैं तो हरिवंश, वास्तविक संस्थापक या एक्चुअल फाउंडर पूछते हैं तो एक्चुअल फाउंडर कौन है दोस्तों? एक्चुअल फाउंडर आपके हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। एग्जाम में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है ये पूछ लिया जाता है, और एमसीक्यू में हरिवंश ये नाम नहीं आता है दोस्तों, और नागभट्ट प्रथम आता है। तो आप नागभट्ट प्रथम पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल फाउंडर है। हरिवंश आता है तो हरिवंश पे क्लिक करेंगे, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज कर सकता है, क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से एमसीक्यू पर टिक करेंगे। आइए प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख शासक कौन कौन थे, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा दोस्तों, प्रतिहार वंश से संबंधित, इस वंश से संबंधित कुछ साक्ष्य है जो जानकारी प्रदान करते हैं इस वंश की, तो उन साक्ष्य के बारे में भी देख लेंगे, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रतिहार वंश की जानकारी देने वाले साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य हैं वो देख लेते हैं। तो
एहोल प्रशस्ति अभिलेख, कई बार नाम पढ़ा है हमने, एहोल प्रशस्ति अभिलेख। रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है, रवि कीर्ति ने किया है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख बाणभट्ट द्वारा रचित, बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक, नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, हर्षचरित, ओके, पुस्तक का नाम है हर्षचरित। काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। जैसा मेरे माइंड से स्लिप हो गया ऐसा बिल्कुल भी स्लिप नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है ये, उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है, कौन सी? हर्षचरित। इसमें वर्णन किया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। एक है हैंसोंग, चीनी यात्री थे ये हैंसोंग द्वारा विवरण, ठीक है, हैंसोंग ने भी इनके बारे में, इस वंश के बारे में विवरण किया है। तो ये कुछ साक्ष्य थे जो कि हमें प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताते हैं। कौन कौन से? एहोल प्रशस्ति अभिलेख, बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित और हैंसोंग द्वारा विवरण किया गया है इस वंश के बारे में। तीनों चीजें नोट डाउन करेंगे। साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का। साम्राज्य विस्तार, तो दोस्तों पूर्व मध्यकालीन भारत में लगभग उत्तर भारत के मैक्सिमम क्षेत्र में, मैक्सिमम एरिया में गुर्जर प्रतिहार वंश फैला हुआ था, राजपूत वंश फैला हुआ था, ठीक है। उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे पहले आया था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का भी जो क्षेत्र था काफ़ी व्यापक था, है ना। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में ये फैला हुआ था, उत्तर भारत के क्षेत्र। विशेष रूप से कौन कौन से एरिया वो देख लेते हैं। तो विशेष रूप से गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, यहाँ पर इनका शासन चलता था, दोआब क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, और दोस्तों वर्तमान में पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र, वहां पर भी गुर्जर प्रतिहार वंशों का शासन हुआ करता था। कौन कौन से? वर्तमान पंजाब हरियाणा क्षेत्र में। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एक दिमाग में मैप बन गया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों के माइंड में, आप लोगों को यदि नहीं पता है अच्छे से कि कौन सी स्टेट कहाँ पर स्थित है, अभी आप लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी आपने नहीं पढ़ी ये सारी चीज़ें, तो मैप सामने लीजिए और मैप पर वो स्टेट्स ढूंढिए जिनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब धीरे धीरे आप मैप से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी, आपको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप लर्न कर लेते हैं इन्हें अलग से तो काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर डिस्कस होता है ना दोस्तों, तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, एक मैप तैयार होने लगता है, जो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद करने में मददगार सिद्ध होती हैं। वर्तमान पंजाब हरियाणा के क्षेत्र, इन एरियाज में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन चला करता था। कहाँ कहाँ पर? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र और वर्तमान पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक शासन करते थे। आइए अब प्रमुख शासक देख लेते हैं इनके। प्रमुख शासक, तो इस वंश के प्रमुख शासक हुए नागभट्ट प्रथम, वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम,
महेंद्रपाल प्रथम के पहले लिखेंगे दोस्तों मिहिर भोज, ठीक है, इससे पहले नाम लिखेंगे मिहिर भोज। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद में नाम लिखेंगे आप महेंद्रपाल प्रथम, और महिपाल, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। किस वंश के शासक हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश के। कौन कौन? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल, ये कुछ शासक हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। अब एक एक शासक के बारे में देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों। नागभट्ट प्रथम के बारे में, तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक थे, एक्चुअल फाउंडर थे। कौन? नागभट्ट प्रथम, काफी फेमस और शक्तिशाली शासक इस वंश के। वत्सराज, वत्सराज भी गुर्जर प्रतिहार वंश के एक प्रमुख शासक थे। प्रमुख और क्यों कहा गया? क्योंकि ये काफी शक्तिशाली शासक हुए थे। इन्हीं के पुत्र हुए थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय दोस्तों, तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय ने ही कन्नौज को जीतकर, कन्नौज को विजयी कर गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी बनाया था कन्नौज को, ठीक है। किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा बनाई गई थी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के वे कौन से शासक थे जिनके द्वारा कन्नौज को विजय कर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया गया था? तो नागभट्ट द्वितीय थे, याद रखेंगे। नागभट्ट प्रथम वास्तविक संस्थापक जरूर थे प्रतिहार वंश के, लेकिन कन्नौज राजधानी किसने बनाया था प्रतिहार वंश की? तो नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था कन्नौज को राजधानी, ठीक है। मिहिर भोज के बारे में लिखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी, वैष्णव धर्म के अनुयायी सीधे सीधे दिख रहा है। क्या कहने का अर्थ है? अर्थ यह है कि विष्णु भगवान के उपासक थे, ये विष्णु भगवान के भक्त थे। कौन? मिहिर भोज। वैष्णव धर्म के अनुयायी होने के कारण उन्होंने टाइटल धारण किया था, एक उपाधि ली थी। उपाधि का नाम लिखेंगे, पूछा जाता है आदि वराह, आदि वराह की उपाधि ली थी। एक और उपाधि थी इनकी प्रभास, प्रभास, ये दोनों ही उपाधियां थी। आदि वराह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश के वे कौन से शासक हैं जिनकी उपाधि आदि वराह थी? तो आदि वराह किसकी उपाधि थी? आदि वराह मिहिर भोज की उपाधि थी। मिहिर भोज का राष्ट्रकूट वंश, जो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं बाद में, उनके साथ में कई बार संघर्ष हुआ था, ठीक है, कई बार युद्ध हुए थे राष्ट्रकूट वंश के बाद। राष्ट्रकूट वंश से संघर्ष हुआ था इनका कई बार, ठीक है। किनका? मिहिर भोज का। प्रतिहार वंश के मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा कई बार संघर्ष किया था, कई बार युद्ध किया था। कई युद्धों में ये हारे और कई युद्धों में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। ये हो गया दोस्तों मिहिर भोज के बारे में जानकारी। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, विष्णु भक्त थे, इसीलिए इन्होंने दो उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है इनकी आदिवरा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और उपाधि है प्रभास। आदिवरा के बारे में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, इसीलिए चांसेस है कि प्रभास इस उपाधि के बारे में आप पूछ सकते हैं। किसकी उपाधि है तो याद रखेंगे आप। मिहिर भोज राष्ट्रकूट वंश से इन्होंने कई बार संघर्ष किया था, ठीक है, प्रतिहार वंश के ये शासक थे। महेंद्रपाल के बारे में अब देख लेते हैं दोस्तों। ये हो गई आपके मिहिर भोज के बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम, इन्होंने बंगाल के पाल वंश के शासकों को हराया था और बंगाल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। पाल वंश जो कि बंगाल पर शासन करते थे, इन्हें किसने हराया था? महेंद्रपाल ने हराया था। देखिए यहाँ पाल है, इससे याद रखेंगे आप कि पाल वंश के शासकों को किसने हराया था? प्रतिहार वंश के वे कौन से शासक थे? तो महेंद्रपाल प्रथम थे, जिन्होंने बंगाल के शासक पाल वंशों को हराया था और बंगाल पर अधिकार कर लिया था, पर अधिकार।
ठीक है। अब इतनी बड़ी विजय की थी महेंद्रपाल प्रथम, एक प्रसिद्ध शासक और एक शक्तिशाली शासक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी। गुप्त वंश के शासकों के बारे में जो उपाधियां पड़ी थी ना, बस वैसी ही उपाधियां इन्होंने धारण की थी। किसने? महेंद्रपाल प्रथम ने। कौन कौन सी उपाधियां थी? परमेश्वर, परम भट्टारक, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी उपाधि थी? परमेश्वर, परम भट्टारक स्वयं को कहते थे, और महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसके द्वारा धारण की गई थी? महेंद्रपाल प्रथम के द्वारा धारण की थी। इन्होंने क्या फेमस कार्य किया था, प्रसिद्ध कार्य किया था? तो इन्होंने बंगाल के शासक पाल वंश के जो लोग थे, पाल वंश के जो शासक थे, उन्हें हराया था और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे महेंद्रपाल प्रथम के बारे में। अच्छा दोस्तों, इनके शासनकाल में एक कवि रहते थे, नाम था उनका राजशेखर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है राजशेखर के बारे में। राजशेखर क्या थे? एक ये प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर। राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहा करते थे। महेंद्रपाल प्रथम ने इन्हें अपना राजगुरु बनाया था। क्या बनाया था? राजगुरु बनाया था, राजगुरु। दोस्तों, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजशेखर से। तो इनके ये कवि थे, तो इन्होंने रचनाएं की होगी, तो इनकी रचनाएं लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है राजशेखर। पहले तो याद रखेंगे कि राजगुरु थे किसके? महेंद्रपाल प्रथम के। किसके दरबार में रहा करते थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहा करते थे। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी थी? तो राजशेखर द्वारा लिखी गई रचनाएं थी कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। दूसरी लिखेंगे काव्य मीमांसा, बाल भारत, और एक और है बाल रामायण। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम, जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे, उनके दरबार में रहा करते थे। महेंद्रपाल प्रथम ने इन्हें राजगुरु बनाया था अपने दरबार में। ये एक प्रसिद्ध कवि थे। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, ये इनकी रचनाएं हैं राजशेखर की। आइए अब पढ़ते हैं महिपाल के बारे में। इनके बारे में देखते हैं। महिपाल ये भी एक शक्तिशाली शासक थे, शक्तिशाली शासक। महिपाल प्रतिहार वंश के जो शासक थे, महिपाल, इन्हीं के समय बगदाद के शासक अल मसूदी, नाम आगे पढ़ेंगे जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। अल मसूदी भारत आए थे, अल मसूदी भारत आए थे। ठीक है, शक्तिशाली शासक थे। प्रतिहार वंश के महिपाल शासक के बाद में जितने भी शासक आए थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, काफ़ी निर्बल थे, काफ़ी कमज़ोर शासक थे। महिपाल के बाद में ही प्रतिहार वंश का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, ये सारे प्रमुख शासक थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश को प्रसिद्धि दिलाई थी, इसके क्षेत्र को बढ़ाया था और काफ़ी फेमस किया था इस वंश को। महिपाल के बाद में जितने शासक आएंगे, कौन कौन आएंगे? नाम नोट डाउन करेंगे। महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, विजयपाल। काफ़ी कमज़ोर शासक थे ये प्रतिहार वंश के। इन्होंने इस वंश को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था और इसके बाद में ही प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है। कौन कौन से शासक थे कमज़ोर शासक? नाम नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। कमज़ोर शासक, कमजोर शासक थे महेंद्रपाल। देखिए, महेंद्रपाल प्रथम तो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, लेकिन इन्हीं के नाम के इनके जो बाद के शासक हुए महेंद्रपाल द्वितीय कमजोर शासक थे। देवपाल, विनायकपाल,
विनायक पाल और विजय पाल। ठीक है, ये काफी कमजोर शासक सिद्ध हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। महिपाल जो शासक हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, उन्हीं के बाद से प्रतिहार वंश का पतन चालू हो जाता है। और अंतिम शासक प्रतिहार वंश के कौन होते हैं दोस्तों? तो अंतिम शासक का नाम लिखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है यशपाल। नाम लिखेंगे यशपाल। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त हो जाता है। अंतिम शासक पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यशपाल। क्वेश्चन ये भी आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो उसका नाम है महिपाल। उसके बाद में एक कमजोर शासक हुए महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल, विजय पाल। और इसी तरह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, जिसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो वो है यशपाल। नाम याद रखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें। आइए अब अगली डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी गहड़वाल वंश। बहुत कम फैक्ट हैं दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ही चर्चा कर रही हूँ यहाँ पर। गहड़वाल वंश ये भी उत्तर भारत में ये डायनेस्टी अपना शासन करती थी। राजपूत वंश के लोग थे। गहड़वाल वंश भी राजपूत जाति के थे। संबंधित संस्थापक चंद्रपाल या चंद्रदेव भी कहीं पे लिखा मिलता है, चंद्रदेव, तो दोनों ही नाम याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रपाल भी मिलता है कहीं पे, कुछ बुक्स में चंद्रदेव भी दिया गया, तो दोनों ही नाम याद रखेंगे। राजधानी, इनकी राजधानी थी वाराणसी, जो काशी के नाम से भी फेमस है। दोनों ही नाम याद रखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में कुछ भी दिया जा सकता है, काशी भी दिया जा सकता है नाम, वाराणसी भी दिया जा सकता है। एक ही सिटी, एक ही शहर के नाम है ये राजधानी। ठीक है, क्या थी? वाराणसी, काशी। किसकी? गहड़वाल वंश की। तीन चीजें देखी हमने, राजपूत वंश से संबंधित था ये वंश, संस्थापक चंद्रपाल या इन्हीं का नाम चंद्रदेव है। दो अलग अलग शासक नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम है। चंद्रपाल भी कहा जाता है, चंद्रदेव भी कहा जाता है। राजधानी वाराणसी या फिर काशी, वाराणसी का ही नाम काशी है, दोनों नाम याद रखेंगे। साम्राज्य विस्तार देख लेते कि कहां पर ये शासन करते थे। साम्राज्य विस्तार, तो दोस्तों गहड़वाल वंश का शासन उत्तर भारत के क्षेत्र में वर्तमान उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्र में था। बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, कहां पे शासन करते थे ये? वर्तमान उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्रों में गहड़वाल वंश का शासन हुआ करता था। प्रमुख शासकों के नाम लिखेंगे दोस्तों। प्रमुख शासक कौन कौन हुए गहड़वाल वंश के? प्रमुख शासन हुए मदन पाल, कृष्णचंद, विजयचंद और जयचंद। ठीक है, ये शासक हुए। कृष्णचंद की जगह लिखेंगे दोस्तों गोविंद चंद, है ना? गोविंद चंद। कौन कौन से शासक हुए? शासक हुए मदन पाल, गोविंद चंद, विजय चंद और जयचंद। प्रमुख शासक हुए गहड़वाल वंश के। एक एक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट शासक है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आई होप इतना नोट डाउन कर लिया होगा। क्या क्या देखा हमने, राजपूत वंश से संबंधित है, संस्थापक चंद्रपाल, चंद्रदेव नाम भी है इनका, राजधानी वाराणसी, काशी जिसे कहा जाता है, साम्राज्य विस्तार, वर्तमान उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्रों में इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। प्रमुख शासक कौन कौन थे इस वंश के, गढ़वाल वंश के मदनपाल, गोविंद चंद, विजय चंद और जयचंद प्रमुख शासक हुए थे। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं शासक गोविंद चंद के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। गोविंद चंद, गोविंद चंद गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासक थे, शक्तिशाली शासक। एक रचना का नाम लिखेंगे दोस्तों, एक कृति का नाम लिखेंगे, नाम है कृत्य कल्पतरु, कृत्य कल्पतरु। इस रचना के रचनाकार का नाम लिखेंगे दोस्तों, तो उनका नाम है लक्ष्मीधर। काफ़ी फेमस कृति है, नाम ध्यान रखेंगे, रचनाकार का नाम, जो राइटर है उनका भी नाम ध्यान रखेंगे, नाम है लक्ष्मीधर। और ये लक्ष्मीधर गढ़वाल वंश के गोविंद चंद के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे, गोविंद चंद के दरबार में रहा करते थे, गढ़वाल वंश के जो कि शासक थे। रचना का नाम लिखेंगे कृत्य कल्पतरु, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, याद रखेंगे। किसकी रचना है, लक्ष्मीधर की रचना है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लक्ष्मीधर द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो प्रसिद्ध है, तो यह है कृत्य कल्पतरु। दोस्तों गोविंद चंद जो ये शासक हुए गढ़वाल वंश के, इनकी वाइफ, इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, कुमार देवी। ठीक है, क्या थी, गोविंद चंद की वाइफ थी, पत्नी थी। कुमार देवी द्वारा सारनाथ में एक जैन विहार बनाया गया था। विहार का नाम लिखेंगे धर्मचक्र जिन विहार, धर्मचक्र जिन विहार नाम था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, कुमार देवी के द्वारा। कुमार देवी कौन थी, गोविंद चंद इनकी वाइफ थी। इनकी वाइफ का नाम मतलब रानी थी इनकी, इनका नाम था कुमार देवी। सारनाथ में इन्होंने एक विहार बनाया था, जैन विहार, जिसका नाम था धर्मचक्र जीन विहार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है धर्मचक्र जीन विहार की स्थापना किसने की थी, कुमार देवी ने की थी। कहाँ की थी, सारनाथ में की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है धर्मचक्र जिन विहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी, गढ़वाल वंश के शासक के द्वारा की गई थी। शासक कौन था उस समय पे, तो गोविंद चंद शासक हुआ करते हैं। इन्हीं की वाइफ ने इसकी स्थापना करवाई थी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमाकर पूछा जा सकता है। चलिए जयचंद के बारे में अब पढ़ते हैं। जयचंद कहीं ना कहीं आपने ये नाम जरूर सुना होगा, काफी प्रसिद्ध शासक रहे थे जयचंद। तो दोस्तों आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जरूर सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें जो रियल में पृथ्वीराज तृतीय है, इनका रियल नाम क्या है, पृथ्वीराज तृतीय, उनकी बात कर रही हूँ। उनका एक प्रेम प्रसंग हुआ था संयोगिता के साथ में। ठीक है, काफ़ी फेमस धारावाहिक भी बना था इस पर, आप लोगों ने देखा ही होगा बचपन में, याद आ गया होगा उसमें, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इनका रियल नाम पृथ्वीराज तृतीय था, जिनका प्रेम प्रसंग चला था संयोगिता के साथ में, संयोगिता। ये जो संयोगिता थी ये इन्हीं जयचंद की पुत्री थी। ठीक है, अब याद आ गया जयचंद कौन था, याद आ गया होगा मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि काफ़ी फेमस प्रेम कथा रही है इनकी, इतिहास में इसका वर्णन किया गया है इसलिए। तो संयोगिता जो थी इन्हीं के पिता थे जयचंद। जब हम चौहान वंश पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। जयचंद गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अंतिम शासक गढ़वाल वंश के। इनका एक युद्ध है, काफी फेमस है, 1194 में हुआ था, 94 में। ठीक है, ईस्वी में 1194, 1194 लिखेंगे संख्या। युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किनके मध्य होता है,
तो ये युद्ध होता है आपके मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के मध्य। ठीक है, इस युद्ध में जयचंद की हार होती है, जयचंद की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। विक्ट्री किसकी होती है? विक्ट्री होती है आपके मोहम्मद गोरी की। जयचंद हार जाते हैं और यहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस युद्ध में ये गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे। यहाँ से गढ़वाल वंश समाप्त हो जाता है। फिर कौन सा युद्ध था? युद्ध का नाम याद रखेंगे, चंदावर का युद्ध था। कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य ये युद्ध हुआ था। यहाँ से गढ़वाल वंश खत्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी गढ़वाल वंश के बारे में। हमने 2 डायनेस्टी अभी तक डिस्कस की है। शेष बची हुई डायनेस्टी आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, चीज़ों को पढ़िए। याद कैसे रखेंगे दोस्तों फैक्ट? तो इसका एक फार्मूला है इन चीज़ों को याद रखने का। क्या फार्मूला है? अपने घर में किसी भी सदस्य को लीजिए, पकड़िए, बैठाइए अपने पास और उन्हें स्टोरी सुनाना चालू कीजिए इतिहास की जो आपने पढ़ा है। इन स्टोरीज़ को सुनाना स्टार्ट कीजिए कि भाई ऐसा हुआ था, इसके बाद में ये शासक मर गया था, उसके बाद में ये वंश आया था, राजपूत काल के ये वंश हुआ करते थे उत्तर भारत के क्षेत्र में। उन्हें स्टोरी के रूप में बताते रहिए। इससे क्या होगा दोस्तों? आपका रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। जब हम कोई कहानी के थ्रू किसी को कोई चीज़ बताते हैं ना दोस्तों, तो सामने वाला भी इंटरेस्ट दिखाता है सुनने में, साथ ही साथ हमें भी मज़ा आता है और हमें लर्न हो जाता है। ठीक है, यदि हम मज़े में पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हैं, तो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है और ईजी तरीके से याद भी हो जाती हैं। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, कोई भी हो, बिठाइए उन्हें, जो भी सुन सकता है उन्हें बिठाइए और विवरण करना चालू कर दीजिए अपने इतिहास की कथाओं का। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए दोस्तों अपने ग्रुप्स में जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।